This is All India Radio. नमस्कार। विश्व रेडियो दिवस पर विज्ञान एकांश के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में संचार के इस शक्तिशाली माध्यम रेडियो के योगदान को याद करने के लिए विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं रेडियो और विज्ञान विषय पर एक बातचीत, जिसमें प्रतिभाग कर रहे हैं डॉक्टर शकील अख्तर, मीडिया विशेषज्ञ, और श्री अमिताभ श्रीवास्तव, जाने माने मीडिया विशेषज्ञ, जिनके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया के विभिन्न माध्यमों में कार्य करने का लगभग 3 दशकों का लंबा अनुभव है। आज हमारे साथ स्टूडियो में अमिताभ श्रीवास्तव साहब हैं। हम उनका स्टूडियो में स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आए हैं। शुक्रिया। विज्ञान के सिलसिले में हम अगर आपसे बात करें अमिताभ साहब, रेडियो के हवाले से, तो बहुत ही संक्षेप में हमें बताएं कि ये रेडियो ब्रॉडकास्ट ने हमारे अंदर या सोसाइटी के अंदर साइंटिफिक टेम्परमेंट पैदा करने, साइंटिफिक आउटलुक पैदा करने में क्या रोल प्ले किया है। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऑल इंडिया रेडियो का। देखिए, रेडियो का जो इतिहास है वो बहुत पुराना नहीं है। ये कुछ 70-80 सालों के अंदर ही हमने हिंदुस्तान में जो उसकी प्रोग्रेस देखी है। और जिस तरीके से रेडियो का उद्गम हुआ, पहले मीडियम वेव आया, फिर शॉर्ट वेव आया, फिर तकनीक जैसे जैसे बढ़ने लगी और आयाम जुड़ने लगे, इंटरनेट रेडियो आया, सैटेलाइट रेडियो आया। तो जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की वैसे ही वैसे प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे फर्क आए और प्रोग्रामिंग के आउटलुक में भी बहुत सारे फर्क आए। अब जहां तक विज्ञान की बात है, तो विज्ञान जैसे बढ़ रहा था, ऑब्वियसली रेडियो ने भी अपने आप को ढालने की कोशिश की समय के साथ साथ, और बहुत सारे चेंजेस रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग में भी हुए और बहुत सारा योगदान कंटेंट जनरेटर्स का था, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो हो, चाहे वो प्राइवेट एफएम हो। प्राइवेट एफएम ने काफी प्रोग्रेस देखी पिछले 20 सालों में। जिस तरीके से नए नए रेडियो प्रोफेशनल पहले बड़ा एक नीश माना जाता था। आज आप एक किसी अच्छे स्कूल में या मीडिया स्कूल में जाइए तो मेरे ख्याल से आधे लोग रेडियो में ही इंटरेस्टेड होंगे। यानी जो आदमी बहुत ज्यादा बोलता है या वाक्पटुता में बहुत अच्छा है, तो उसको कहा जाता है कि तुम रेडियो में चले जाओ। हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि इंटरनेशनल देखे, बिकॉज मैंने बहुत काम इंटरनेशनल रेडियो में किया है। तो मुझे लगता है कि जो रेडियो है वो एक्चुअली में टॉक रेडियो ज्यादा है इंटरनेशनली। हिंदुस्तान में अपार्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो जो एफएम है, उसमें इतना ज्यादा टॉक रेडियो नहीं सुनने को मिलता है। जो टॉक रेडियो है वो म्यूजिक बेस्ड ज्यादा है। तो जितनी भी आप कथाएं सुनते हैं आरजे की, वो म्यूजिक के अराउंड रिवॉल्व ज्यादा होती हैं। बट एक बड़ा अजीब सा सवाल है कि जो प्राइवेट एफएम है उसको सुनने की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, और उसमें मुझे लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो एक नीश है या जो एक सेगमेंट है, उस पे ज्यादा काम नहीं हुआ है। मुझे लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लोग चांद सितारे और विज्ञान और मशीनों से ज्यादा जोड़ते हैं, जबकि जो ऑल इंडिया रेडियो का बहुजन सुखाए बहुजन हिताए, अगर उसको ध्यान में रख के लोग काम करें ना, तो आम आदमी से जुड़ने वाली चीजें अगर उस पे काम करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जैसे आपने मुझे उदाहरण दिया आपके अपने कम्युनिटी रेडियो में आपने एक छोटा सा साइंस केमिस्ट्री का प्रोग्राम, मैं चाहूंगा कि आप श्रोताओं को बताएं उसमें क्या किया था आपने। उसमें रेडियो जामिया से ये प्रोग्राम की शुरुआत की थी कि डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या यूज है। तो उसमें हमारी गृहिणियां जो खाना बनाती हैं घर के अंदर, वो खाना बनाते वक्त किस तरह बैलेंस कायम रखें खाना बनाने में, हम कितना ईंधन का इस्तेमाल करें, कितना पानी का इस्तेमाल करें, कितने खाने का इस्तेमाल करें, चावल को बॉयल करते वक्त उनके अपने मीटर्स क्या होंगे, इन तमाम बातों पर हमने, यानी कि किचन साइंस जिसको कहते हैं, उस पर हमने बात की थी। तो लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके साथ साथ देखिए रेडियो ने हमारे यहाँ बातचीत हुई थी डेंटल हेल्थ पर हमने काफी प्रोग्राम किए। इसके साथ साइंटिफिक टेम्परमेंट पैदा करने के लिए हमने आए दिन लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट की कि जब घर से निकलें सब्जी लेने के लिए तो पर्स में पैसे रखते हैं तो साथ में एक कपड़े का थैला भी रखें, और पॉलीथीन को दुकान पे ही छोड़ दीजिए, कह दीजिए हम अपने थैले में सब्जी लेकर आएंगे और घर में उसका इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर हम उसको डस्टबिन में डालेंगे। तो इस तरह की एक कोशिश होती है एक साइंटिफिक टेम्परमेंट पैदा करने के लिए। तो आपका इतना वसी और इतना लंबा तजर्बा है ब्रॉडकास्टिंग का, डिजिटल मीडिया का, डिजिटल मार्केटिंग का, तो शुरू से आपने देखा होगा कि किस तरह रेडियो ने काम किया है। उस हवाले से कुछ प्रोग्राम के नाम बताएं आप। मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। मेरे कार्यकाल में मैं डच रेडियो के साथ कुछ वाबस्ता था 7-8 साल, और उसमें मैंने एक ऑल इंडिया रेडियो के साथ को प्रोडक्शन किया था, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो से मैं कोई 4 स्टोरी लेता था उनके ऑल
ऑल ओवर नेटवर्क से, और मैं कुछ 4 से 6 स्टोरी इंटरनेशनल अपनी टेरिटरी से, पूरे दुनिया से उनको लेता था। तो 2-3 एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जैसे मैंने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक प्रोग्राम किया, जहां पे मैंने कुछ विदेश में जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है उनको उठाया, और ऑल इंडिया रेडियो से डिस्कस करके उन क्षेत्रों को उठाया जहां पे यहाँ काम हो रहा था। बिकॉज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक छोटा सा साइंटिफिक टर्म है, बट अगर देखा जाए तो हम एक्चुअली में डे टू डे लाइफ में भी उसको यूज करते हैं, बहुत अहमियत है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि उस प्रोग्राम को प्रसारित करके हम नेशनल और इंटरनेशनल, ऑल इंडिया रेडियो तो अपने नेशनल हुकअप पे डाल ही रहा था, उस स्टोरी को हम इंटरनेशनली करीब 132 देशों में भी प्रसारित कर रहे थे। तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं उन स्टोरीज को, उन एग्जाम्पल्स को इंटरनेशनली भी लेके जाऊं। एक वो प्रोग्राम था। दूसरा मुझे याद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसानों के ऊपर हमने काम किया कि किस तरीके से बीज और रोपण पे बहुत सारा काम इंटरनेशनली हो रहा है, जो यहाँ पे थोड़ा पुरानी पद्धति से होता था, इंटरनेशनली थोड़ा एडवांस था। तो उन एग्जाम्पल को लेके हमने श्रोताओं को बताया कि किस तरीके से उन चीजों का निर्वहन करके बिना किसी ज्यादा खर्चे के वो अपने आप को एडवांस कर सकते हैं। तो ऐसे 2-3 प्रोग्राम थे, और चूंकि उस प्रोग्राम का नाम अर्थ बीट था, तो मेरी जितनी स्टोरी होती थी वो नेचर और अर्थ से रिलेटेड होती थी। और उसमें सबसे बड़ा जो एक हमारा ब्रीफ था वो ये था कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इतना हेवी सब्जेक्ट नहीं बनाना है, हमें जनता से सरोकार वाली चीजों को ही प्रस्तुत करना है जहां से उनका फायदा हो सके। यानी डे टू डे लाइफ में जो साइंस का इस्तेमाल होना चाहिए जी, उस साइंस की हम बात करते हैं रेडियो से। हम चाहते हैं कि एक टेम्परमेंट पैदा हो जी। हम रिलेटिविटी थ्योरी को डिस्कस नहीं करते रेडियो पर, बल्कि ये कि एक आम आदमी, एक आम नागरिक ये समझे कि हमारा साइंटिफिक टेम्परमेंट क्या होना चाहिए। कि जैसे हमें बुखार आ रहा, अब बुखार आ रहा है तो ये बुखार किसी चेंजेस के नतीजे में आ रहा है या किसी भूत प्रेत की वजह से आ रहा है। हम लोगों ने इस मिथ को भी बहुत तोड़ा है, और ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, रेडियो से ब्रॉडकास्ट हुए हैं हेल्थ के नाम पर, जो पुरानी मिथों को तोड़ करके मेडिकल साइंस की तरफ लोगों को लाने की कोशिश की है। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से ही बदलती फिजाएं एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ था विज्ञान प्रसार के सौजन्य से। बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। तो बदलती फिजाएं में हमने अपनी आबो हवा को, अपने वातावरण को कैसे सही रखना है, ये भी एक साइंटिफिक टेम्परमेंट का आउटलुक है। तो ऐसे कुछ इस तरह की और बातें आपको याद आ रही हैं? मुझे एक और एग्जांपल याद आ रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे हमने बहुत काम किया था। अब एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे अभी तुर्की में भूकंप आया है। अब भूकंप या बाढ़ या ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो उसमें रेडियो का बहुत बड़ा योगदान होता है, बिकॉज रेडियो वेव हर जगह पहुंच रही है। आज फोन में भी रेडियो है, देखा जाए तो फोन में ज्यादा लिसनरशिप है, इसका तो पोर्टेबल हो गया है। पोर्टेबल हो गया है। पहले जो ट्रांजिस्टर होते थे हमने जो बचपन में सुने अपने कान में रख के, वो दोज डेज आर ओवर। अब लोग मोबाइल पे सुनते हैं, ट्रैफिक में सुनते हैं। खैर, बैक टू माय एग्जांपल। तो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या किया, जो बैकपैक थे उनसे मात्र 3 घंटे के अंदर हम किसी भी लोकेशन में एक रेडियो स्टेशन जो 10 किलोमीटर के दायरे में काम करेगा उसको इरेक्ट करके फंक्शनल कर सकते थे। और हमारा उद्देश्य होता था कि किस तरीके से रेडियो का उपयोग करके हम लोगों तक वो जानकारी पहुंचा पाए, बिकॉज नेचुरल कैलामिटी में चाहे वो बाढ़ हो चाहे भूकंप हो, इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। हालांकि वो वन वे होती है, बट उसके बहुत सारे अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि नेचुरल डिजास्टर में आप किस तरीके से रेडियो का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो आज 99% जनसंख्या तक पहुंच रहा है, लोग सुन भी रहे हैं, उसका इतना विस्तृत रूप है। वन ऑफ द लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा, इट इज इंडीड वन ऑफ द लार्जेस्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट इन द वर्ल्ड। मैंने टेलीविजन में काफी काम किया है। टेलीविजन में एक टर्म होती थी अपॉइंटमेंट व्यूइंग, कि
9 बजे अगर महाभारत आएगा तो लोग 9 बजे टीवी के आगे बैठते थे। अब ये प्रोग्राम प्रसारित होगा तो उसकी आर्काइविंग होनी चाहिए, पॉडकास्टिंग होनी चाहिए, ताकि मैं उसको कभी भी सुन लूं। आज टीवी में हम लोग देखते हैं कि OTT आ गया है, जहां पे लोग सीरीज देखते हैं, तो रात को रिलीज होती है तो पूरी सीरीज चाहे वो 10 एपिसोड की, वो लोग देख के खत्म कर देते हैं। उनको अगले एपिसोड का इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उन चीजों को करें। और दूसरी चीज मुझे लगती है शायद डॉक्यूमेंटेशन। अब रेडियो क्या है, उसमें शब्द होते हैं, शब्द हैं हवा में गायब हो जाते हैं। उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक बहुत बड़ी चीज है। और मेरे ख्याल से अब जैसे जैसे सोशल मीडिया का एडवांस हो रहा है, अगर मैं हर स्टोरी का एक सोशल मीडिया एंगल भी बना दूं और उस स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करूं, चाहे वो वीडियो में हो, चाहे वो ऑडियो में हो, चाहे वो पिक्चर में हो, जो चीज रेडियो में प्रसारित हो रही है अगर मैं उसी समय उसको भी प्रमोट करूं तो शायद उससे स्टोरी को भी बल मिलेगा और उसकी जो पहुंच है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बिकॉज सोशल मीडिया एक यंग जनरेशन का मोड है, तो इन ऑर्डर टू हैव द मिलेनियल क्राउड इंक्लूडेड इनटू दैट, मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी होगा कि हम उस युवा वर्ग को भी साथ लेके चलें और उनको भी बताएं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। क्या आप समझते हैं कि रेडियो से साइंस प्रसार के लिए या रेडियो का साइंस के लिए कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए रेडियो को खुद लोगों के पास जाना चाहिए? ये एक बड़ी अजीब सी विडंबना है कि रेडियो आज पहुंच चुका है हर जेब और हर पॉकेट में, तो रेडियो को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। रेडियो के प्रोग्राम बनाने वालों को पहुंचना चाहिए उनके पास। आई थिंक कंटेंट को पहुंचना चाहिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड आज की डेट में, कंटेंट जो लोग समझ सकें, जिससे लोग रिलेट कर सकें। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत हैवी वर्ड है, अब मैं उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना करके कुछ और एक कैची वर्ड डालूं जहां लोगों को रखे यार ये तो मेरे काम की चीज है, इसे तो मैं सुन सकता हूं। और ये भी कहें आए दिन हमारा सामना इससे होता रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मल्लाह जब कश्ती चलाता है जी, तो वो बांस से उसको आगे करता है जी, फिर दूसरी तरफ से बांस से उसको पीछे करता है जी। तो हम ये बांस से तुम जो आगे पीछे कर रहे हो इसे तो न्यूटन लॉ कहते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये देखिए कितनी साधारण अच्छा सा एग्जांपल दिया। मेरे ख्याल से कि आपने जो जामिया में रेडियो में एक वाटर पे काम किया था उसका उदाहरण दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसका उदाहरण डॉक्टर साहब ये है कि मैंने ये महसूस किया कि हमारे यहाँ मस्जिदें में जहाँ पर नमाजें होती हैं तो पानी से वज़ू करते हैं उसको, तो वो पानी वेस्ट होकर के चला जाता था। तो मैंने ये कोशिश की कि वहाँ के लोगों को बताऊं कि ये पानी जो है बहुत गंदा नहीं होता, अगर उसको ड्रेन करके एक प्रॉपर जगह पर लाया जाए और ला करके उसको रिसाइकिल करके हम यूज़ करें उसका, तो पानी की बचत भी होगा, ज़मीन के अंदर रिसाइकलिंग भी होगी, तो पानी का जो लेवल है ज़मीन के अंदर वो बना रहेगा और हम परेशान नहीं होंगे। तो लोगों ने बहुत इसको पसंद किया और कहा कि ये एक अच्छा काम है, तो कुछ लोगों ने इसको एडॉप्ट भी किया। तो रेडियो का यही सक्सेस है कि हम कैसे लोगों की समस्या को समझें। तो मैं यही चाहता हूं और रेडियो भी यही चाहती है कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी बने जो हर वक्त ये देखे कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है वातावरण के हवाले से। जैसे बदलती फिजाएं यहाँ से ब्रॉडकास्ट हुई, लाजवाब प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया गया। बिल्कुल, ज़मीन के ऊपर जो फिजाएं बदल रही हैं उसके क्या क्या वजूहात हैं, क्या क्या वजह है इसकी, इन तमाम पर विस्तार से चर्चा किया गया और डिफरेंट फॉर्मेट में चर्चा किए गए। तो यही सोचना पड़ता है कि क्या रेडियो वाकई एक साइंस प्रसार के लिए एक अच्छा मीडियम है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड रेडियो डे के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है और ये एक बहुत अच्छा पर्व है जिसे हम बना सकते हैं। और मुझे लगता है अगर हम सारे प्रोग्राम मेकर्स, प्रोडक्शन, ब्रॉडकास्टर्स सब उस दिशा में सोचें तो बहुत क्रांति आ सकती है। खाली एक सोच की कमी है। जी हाँ, अगर हम अपने सोच को सामीन बदलते रहें कि किस तरह हम सोचें, किस तरह हम समझें, क्योंकि हमारी सोच पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर हम पॉजिटिव सोच लेकर के आगे चलते हैं, इसको समझते हैं, तो रेडियो एक वाहिद मीडियम है। रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो आपके ना सिर्फ दरवाज़ों पर दस्तक देता है बल्कि आपके दिलों पर भी दस्तक देता है। सुनामी का वाक़या आपको याद होगा कि किस तरह की ये नेचुरल कैलेमिटी थी और किस तरह लोग परेशान थे, लेकिन उस परेशानी में भी रेडियो ही सबसे आगे था और वही लोगों को कैटर कर रहा था, वही बता रहा था। अब पूरा इतिहास है इसका। अगर आप हमारी रेगुलर ब्रॉडकास्टिंग 1936 से लेकर के आज तक में देखें तो शायद ही कोई एक ऐसा ज़माना गया हो जहाँ पर कभी रेडियो से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम ना ब्रॉडकास्ट किए गए। साइंस से जिसका काम ही था कि साइंस के प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करना, और आज भी ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। मुझे याद आता है कि साउथ में साइंस के इतने अच्छे प्रोग्राम हुए कि रेडियो राइस के नाम से एक राइस का ही नाम दे दिया गया कि ये रेडियो राइस है। तो सब मिला करके मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। और ख़ास तौर से ये जो वर्ल्ड रेडियो डे 13 तारीख को मनाया जाता है, इसका रिलेवेंस यही है कि आज के डेट में रेडियो को कैसे हम पॉपुलर करें। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत काम किया। मन की बात
मन की बात तो ये अपने आप में इमेंस काम है साहब। उन्होंने इसमें न सिर्फ शिक्षा की बात की बल्कि जिंदगी में, जीवन में जो भी आयाम आते हैं उन सबों को टच करने की कोशिश की उन्होंने। जी, मुझे याद है जो पहले मन की बात में उन्होंने खादी का जिक्र किया था जी। और जनता से निवेदन किया था कि खादी का उपयोग करें। खादी की सेल इतना जंप कर गई थी उस दौरान, आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ। हम जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। तो अमिताभ साहब, हम लोग बात कर रहे थे रेडियो के सिलसिले में और रेडियो ने किस तरह साइंस को प्रसार किया है, आगे बढ़ाया है। और ये जग जाहिर है कि रेडियो ने जिस तरह काम किया है इस तरह कोई और मीडिया ने काम नहीं किया। आपको याद होगा वो ज़माना या वो तस्वीरें देखी होंगी आपने कि बड़े बड़े रेडियो सेट्स हुआ करते थे, उसके अंदर वेल्व होते थे, वो वेल्व गर्म होंगे तब जा कर के रेडियो चालू होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फेज़ ख़त्म हुआ, फिर ट्रांजिस्टर आ गया, ट्रांजिस्टर ने और छोटा कर दिया, शॉर्ट वेव और मीडियम वेव चलता रहा। लेकिन अब हम और तरक्की कर करके FM ब्रॉडकास्ट पर आ गए, जिससे कि आवाज़ एकदम क्रिस्टल साफ क्लियर आती है। जितनी दूर से भी कोई ब्रॉडकास्ट करे हम उसको ब्रॉडकास्टिंग को सुनते हैं तो साफ आवाज़ आती है। तो रेडियो ने यानी कि बदलते हुए साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के आयाम को भी अपने साथ लेके चलने की कोशिश की है। और आज देखिए कि किस तरह रेडियो ने अपने स्वरूप को बदल करके हमारे पॉकेट में, हमारे घरों में मौजूद है। AIR की मिसाल लीजिए, पहले AIR मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर हम सुनते थे, लेकिन मीडियम और शॉर्ट वेव पर सुनने के साथ साथ अब AIR ऑन एयर भी है। एक न्यूज़ ऑन एयर ऐप बने हुए हैं। अगर आप ऐप के थ्रू रेडियो सुनना चाहते हैं तो आप तमाम चीज़ें सुन सकते हैं। ज़रा अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है, ज़रा इसके बारे में बताया। जी देखिए, आपने सही कहा कि ये जो पुराना ज़माना था, पहले टावर होते थे जिससे वो प्रसारित होता था और टावर में एक HPT होता था, एक LPT होता था। HPT हाई पावर ट्रांसमिशन था, जिसका दायरा जो था वो थोड़ा विस्तृत होता था और लो पावर में वो 80 से 100 या 150 किलोमीटर के रेडियस को कवर करता था। अगर हम ऑल इंडिया रेडियो के एग्जाम्पल लें तो इनकी तो रीच पूरे हिंदुस्तान में हर जगह है। ट्रांसमीटर्स थे इनके, बहुत ही पावरफुल ट्रांसमिशन थे और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। और अगर हम FM को लें तो वो हमेशा एक छोटे से दायरे को कवर करता था, तो उनकी जो पकड़ थी उस एरिया में ही होती थी। उससे ज्यादा अगर आप गाड़ी में भी सुन रहे हो और आप दिल्ली से आगरा जाइए तो आधे रास्ते में होंगे वो हट जाता है सिग्नल, बिकॉज उनके सिग्नल वीक हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया ऐप का। देखिए ना, 250 से ज्यादा चैनल आज की डेट में ऑल इंडिया रेडियो के ही ऐप में मौजूद हैं और आप जरूरी नहीं है कि आप हिंदुस्तान में रहें, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आपके पास इंटरनेट अगर है तो आप लाइव ट्रांसमिशन रियल टाइम में आप सुन सकते हैं। तो सोचिए ना, ये साइंस का ही तो चमत्कार है कि आज जहां पे मुझे उस देश में होना पड़ता था उस ट्रांसमिशन को आज से 20 से 30 साल पहले सुनने के लिए, आज मैं दुनिया के किसी भी कॉर्नर में बैठ के अपने ही देश का ट्रांसमिशन लाइव रियल टाइम में सुन सकता हूँ। और इसके साथ साथ किसी वक्त भी सुन सकते हैं, बिल्कुल किसी समय। और उसमें नॉट ओनली दैट, आई थिंक जो ऑल इंडिया रेडियो की साइट है वो बहुत ज्यादा वाइड है। मैंने देखा, मेरे फोन में भी है, उसमें दूरदर्शन भी है, उसमें वीडियो भी है, उसमें ऑडियो भी है, उसमें बहुत कुछ है जो आप सुनना चाहते हैं। कभी भी आपका मन कर रहा है कुछ प्रादेशिक भाषा में सुनने का, आप उनको सुन सकते हैं। अगर आपका मन संगीत सुनने का कर रहा है आप उसमें संगीत सुन सकते हैं। तो सोचिए ना कितना विस्तृत आप एक प्लेटर में 250 व्यंजन श्रोता को दे रहे हैं। लेकिन इस व्यंजन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हमारा साइंस का प्रोग्राम। यहाँ के साइंस के प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट होते हैं या इसका इतिहास जो रहा है, जिसने बहुत समाज के अंदर काम किया है, तो ऐसे साइंस के प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ बदलते हालात के साथ भी आगे बढ़ते रहे हैं और हर स्टेशन से साइंस के प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल से ये जरूरत है आज के समय की, क्योंकि अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर देंगे, प्राइवेट FM इग्नोर कर सकता है बिकॉज उसमें कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, बट एज ए स्टेट फंडेड ब्रॉडकास्टर ऑल इंडिया रेडियो मुझे लगता है एक दायित्व के साथ अगर इन सब चीजों को आगे बढ़ाएगा, जहां जनता का बढ़ा रहा है,
इसको। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ उस चीज से, बट आने वाले समय में अगर उसको हम थोड़ा और विस्तृत करेंगे और लोगों को समावेश करेंगे उस चीजों में, तो उसका बहुत फायदा हम उठा सकते हैं। तो चर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं कि बहुत तफसील के साथ, बहुत विस्तार के साथ अमिताभ श्रीवास्तव साहब आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रेडियो टेक्नोलॉजी किस तरह तरक्की करते हुए एफएम के बाद डिजिटल रेडियो का चलन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, जो डीआरएम का सिलसिला आगे बढ़ेगा हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को और ज़्यादा, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा साधन रहेगा डीआरएम। जैसे जैसे कोई देशों में व्यावसायिक रूप से भी उपयोग होने लगा है, और आई थिंक इंडिया में आते आते थोड़ा समय लगेगा। और उसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि आप डीआरएम तो आज से चालू कर दें और ट्रायल चल भी रहे हैं, बट लोगों के पास वो डीआरएम सेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उन लोगों के पास सेट नहीं होंगे वो लोग सुन नहीं सकते। हम इस फेज में है जी। कि हम अपनी तरफ से स्टेशन को डीआरएम में चेंज कर रहे हैं, जी। लेकिन एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान के हर शहरी के हाथ में एक डिजिटल रेडियो होगा। इसी के साथ अपनी बात हम समाप्त करते हैं। अमिताभ श्रीवास्तव साहब, आप यहाँ आए आकाशवाणी के स्टूडियो में आकर के आपने इतनी अच्छी बातचीत की रेडियो और साइंस प्रसार और साइंस प्रोग्राम के हवाले से, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी सभी श्रोतागण का और ऑल इंडिया रेडियो का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप रेडियो और विज्ञान विषय पर बातचीत सुन रहे थे डॉक्टर शकील अख्तर और श्री अमिताभ श्रीवास्तव के बीच। श्रोताओं, विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी के विज्ञान कार्यक्रमों का सफर और विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ आकाशवाणी की विकास यात्रा पर अपना अनुभव साझा कर रहे हैं पूर्व सलाहकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, और आकाशवाणी के पूर्व सहायक महानिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया। विश्व रेडियो दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, शुरू से ही आकाशवाणी का योगदान रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संचार में, और साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में भी, जो कि इसका एक उद्देश्य भी है। तो इस दिशा में मैं यही कहना चाहूँगा कि आकाशवाणी ने शुरू से ही बहुत सारे विज्ञान कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें जो मुझे याद आता है एक कार्यक्रम था विज्ञान विधि, जो राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद के साथ शुरू किया गया था। करीब 14 भारतीय भाषाओं में यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था, जिसमें मेथड ऑफ साइंस को लेकर के बातचीत होती थी। जैसे मेथड ऑफ साइंस, जैसे कि हम जानते हैं कि एक सबसे पहले जिज्ञासा शांत करने के लिए जानकारी एकत्र करना, फिर जानकारी का विश्लेषण करना कि वो सही है या गलत है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन द्वारा उसको प्रमाणित करना, सही या गलत जो भी है, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचना और उस नतीजे को रिपीट भी करना। अगर रिपीटेडली वही नतीजे आ रहे हैं तभी वो वैज्ञानिक पद्धति सही है। इसके ऊपर ये पूरा कार्यक्रम था, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रसारित किया गया। इससे उत्साहित होकर के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद और आकाशवाणी ने मिलकर के एक बहुत बड़ा सीरियल चलाया, जिसका नाम था मानव का विकास। मानव का विकास 18 भारतीय भाषाओं में प्रसारित किया गया एक साथ, और ये करीब 3 वर्ष तक चला, जिसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव हुआ। रजिस्टर्ड जो लिसनर्स होते थे, बच्चे होते थे, स्कूल्स होते थे, वो इसको सुनते थे। मूल स्क्रिप्ट इसकी हिंदी में लिखी गई और फिर बाकी भारतीय भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया। पूरी राष्ट्रीय स्तर पर टीम बनाई गई थी, जिसमें लोगों ने मिलकर काम किया। उसके बाद और बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे छू मंतर है, जो चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या को लेकर था, पर्यावरण को लेकर के था, राही ये मतवाले जो वैज्ञानिकों के ऊपर था। ऐसा एक सिलसिला चल पड़ा। कालांतर में वर्ल्ड रेडियो डे के अवसर पर आकाशवाणी ने एक और वर्ष भर चलने वाला कार्यक्रम चलाया है, जिसका नाम था वैज्ञानिक भारतीय, साइंटिफिक इंडियन। एक ऐसे भारतीय की परिकल्पना करी गई थी जिसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। एक आदर्श भारतीय नागरिक को क्या क्या प्रवृत्तियां होनी चाहिए ताकि ये कहा जा सके कि वो व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। इसके ऊपर यह कार्यक्रम था। लगभग सभी केंद्रों ने इस पर पूरे साल भर तक कार्यक्रम किए, और इस प्रकार से आकाशवाणी का पूरा कारवां विज्ञान और विज्ञान संचार को लेकर के आगे चलता रहा। न केवल अनेक कार्यक्रमों, जैसे विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम है, विज्ञान समाचार कार्यक्रम है, और ऐसे अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी लगातार अपनी सेवाएं दे रही है। इसके साथ ही बहुत सारे फीचर्स, राष्ट्रीय रूपक जो आकाशवाणी प्रसारित करती है, उसमें भी विज्ञान के विषय लिए गए हैं, चाहे वो रिमोट सेंसिंग हो, चाहे वो और नई नई टेक्नोलॉजी हो, पानी के ऊपर हो। तो इस प्रकार से विभिन्न विषयों को लेकर के आकाशवाणी ने समय समय पर जो करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स हैं, उसमें भी बहुत सारा विज्ञान का समावेश रहता है। तो एक नीतिगत जो इसकी अवधारणा है
वो यही है कि सभी विषयों के साथ विज्ञान को भी समान महत्व दिया जाए, जो कि आकाशवाणी बखूबी निभा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से आकाशवाणी विभिन्न भारतीय भाषाओं में दूर दूर तक विज्ञान के प्रचार प्रसार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में अपना योगदान करता रहेगा। आपको पुनः एक बार रेडियो दिवस की शुभकामनाएं। श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष हम एक विशेष थीम के तहत विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। इस वर्ष का थीम है रेडियो एंड पीस, यानी कि रेडियो और शांति। सच में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने रेडियो जैसा एक ऐसा सशक्त माध्यम दिया है जो युद्ध और आपदा जैसी विकट परिस्थितियों में भी शांति की स्थापना के लिए एक स्तंभ के रूप में हमेशा से मजबूती से खड़ा रहा है। रेडियो विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा मानव सभ्यता को दिया गया एक अनमोल उपहार है। श्रोताओं, आप सबको विश्व रेडियो दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रियंका को दीजिए अनुमति। नमस्कार।